नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में हम इनसे बात करेंगे इनके मंत्रालय के कामकाज की, साथ ही देश के राजनीति की बात करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी इनसे बातचीत करेंगे, जहां से ये ताल्लुक रखते हैं। महेश जी, ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महेश जी, पेशे से आप डॉक्टर हैं और न केवल आप बल्कि आपका पूरा परिवार, आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, आपके बेटे बेटी, पूरा परिवार मेडिकल प्रोफेशन से है। फिर ये कैसे राजनीति में आना हुआ? क्या कोई ये एक एक्सीडेंट था, एक दिन की घटना थी, या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था कि आप राजनीति में आए? देखिए, एक सामान्य गरीब परिवार में, किसान परिवार में, शिक्षक पिता के सानिध्य में मेरा जीवन आगे बढ़ा और उसके बाद चिकित्सा पेशे से जुड़ गया। चिकित्सा पेशे के माध्यम से समाज के लिए छोटी मोटी सेवा करता रहा। फिर एक समय आया जब लगा कि इस समाज को, इस देश को, जिन्होंने बहुत कुछ मुझे दिया है, मान दिया, सम्मान दी, पहचान दी, इसको कुछ वापस करने का संकल्प भी लिया जाए। सिर्फ चिकित्सा सेवा के माध्यम से नहीं, एक बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो बड़ा प्लेटफॉर्म राजनीति हो सकता था, लेकिन राजनीति में मेरा यहां तक पहुंचने का श्रेय मुझे नहीं जाता। प्लान्ड नहीं था? प्लान्ड नहीं था, ना ही मेरा कोई योगदान इतना था, ना मैं काबिल था इसके कि मैं यहां तक पहुंच पाता। मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ में विश्वास जताया और मुझे यहां तक पहुंचने का एक मौका दिया। ऐसा सानिध्य मुझे मिला राजनीति के इस प्लेटफॉर्म में भी कि मैं वास्तव के अंदर जो एक राजनीति और राजनीतिकों की छवि जो धूमिल होती जा रही थी, आम जनता के दिल में, युवाओं के दिल में एक विश्वासहीनता आ गई थी। युवाओं को अंधकार में जीवन लगता था। उन्हें लगता था क्या ये वही भारत है, ये वही राजनीति के लोग हैं जो देश को कहीं आगे ले जाएंगे, जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि राष्ट्र गुरु बनकर, विश्व गुरु बनकर ये देश विश्व का मार्गदर्शन करेगा। लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था, डगमगा गया था उनका विश्वास। इस सरकार ने आज से 2 वर्ष पूर्व, जब 26 मई को यह सरकार ने शपथ ली, एक विश्वास की किरण जागी हर एक व्यक्ति के दिल में, गरीब, अमीर, किसान, जवान, नौजवान, माताएं, बहनें, सबके दिल में बहुत अपेक्षाएं थी। ये बात सच है। इतना प्रचंड बहुमत, 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ 335 सीटों का बहुमत के साथ, मोदी जी जैसा नेतृत्व जो अपनी राजनीतिक क्षमता का एक परिचय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दे चुके थे, और जिस तरह से उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश का भ्रमण कर कर देश को जगाया, वह भी देश के सामने था। मैं समझता हूं उस अपेक्षाओं पर यह सरकार खरी उतरी है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। मैं समझता हूं जिनका चश्मा ही खराब है या जिनकी देखने की नीयत ही ठीक नहीं है, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। वो गालिब साहब का शेर है ना कि ताउम्र गालिब यूं दोहराता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो अगर किसी का चेहरे पर ही धूल है तो उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उसका चश्मा ही खराब है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग वास्तव के अंदर सच्चाई को समझते हैं, अगर वो देखें तो आम जन, किसान, जवान, नौजवान, उनके लिए जितने काम पिछले 2 वर्ष में हुए हैं, मेरी भी आयु 57 वर्ष है, शायद आज़ादी के बाद इतने काम अब तक नहीं हुए। एक आम मजदूर, किसान, गरीब, जिसकी जेब में 5 रुपए 2 रुपए नहीं है, बैंक का दरवाजा शायद उसने जिंदगी में कभी, उसकी पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। जनधन योजना के माध्यम से वो जाता है और बैंक का खाता खोलता है, 5,000 रुपए का उसको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है। 1,000 रुपए लेने के लिए साहूकार के पास लोग जाते हैं, 10 रुपए सैकड़े का ब्याज देते हैं, और वो भी साहूकार 1,000 रुपए में से 100 रुपए पहले काट लेता है, 900 रुपए ही देता है। कितना विश्वास जागा होगा, आत्मविश्वास उस गरीब में। वो गरीब एमपी, एमएलए, गजटेड अफसर के दरवाजे पर खड़ा रहता है 2-2, 3-3 घंटों कि मेरा सर्टिफिकेट अटेस्ट कर दो। आज प्रधानमंत्री ने कहा मुझे उस अपने अधिकारी या उस एमएलए, एमपी से ज्यादा विश्वास उस भारतवासी में है
जो अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करे। बहुत छोटी बात हो सकती थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक आत्मविश्वास जगा देशवासियों में। महेश जी, मगर सवाल ये है कि अगर इतने सारे काम हुए पिछले 2 साल में मोदी सरकार में, फिर क्यों ये बात कही जाती है, या इस तरह जो आपके आलोचक हैं ये कहते हैं कि जो परिणाम, जिस तरह की अपेक्षा थी लोगों की, जिस प्रचंड बहुमत के साथ आप आए थे, वो ज़मीन पर दिख नहीं रहा है? क्या आपको लगता है किसी लेवल पर आपके पार्टी संगठन में भी ये कमी रही कि लोगों तक आप अपनी बात नहीं ले जा पा रहे हैं, या फिर जो आपने आज कदम उठाए हैं इसके परिणाम आने में भी 3 साल लगेंगे? क्या आपको लगता है ये भी कारण है कि लोग आज इस तरह की बात करते हैं कि जो मोदी सरकार को जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला था, जो किया जाना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया? देखिए, कहावत है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि वसीयत में क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि विरासत में आप क्या छोड़कर जाएंगे। हमें वसीयत में जो कुछ मिला था इस पार्टी को, एक जंग लगा हुआ भ्रष्टाचारी सिस्टम। 67 वर्ष की आजादी के बाद देश कहां होना चाहिए था, एक ऐसा भारत मिला था जिसमें सरकारी सिस्टम से लेकर आम आदमी से लेकर, मैं समझता हूं सिस्टम पे से विश्वास हट चुका था। अगर आप एक लाइन मुझसे पूछें कि इस सरकार ने देश को क्या दिया, मोदी जी ने इस देश को क्या दिया, तो जो सबसे बड़ी बात थी कि लोगों का खोए हुए विश्वास को वापस लेकर आए। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास अगर उसका टूट जाता है, हम लोग मेडिकल पेशे में भी कहते हैं, अगर उसकी जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाता। उस विश्वास को जगाया उन्होंने, आम आदमी का विश्वास जगाया। अगर आप कितनी योजनाएं देख लें, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। इतने विषय, छोटे छोटे विषय लिखे जिनको कायदे से अब तक एड्रेस किया जाना चाहिए था, ताकि किसान की, किसी की बात आप कर लें, किसी क्षेत्र अलग अलग वर्गों के लिए काम किया है, ऐसा आप कह रहे हैं। पहली बार आप सांसद बने और केंद्र में मंत्री बन गए। जाहिर तौर पर पॉलिटिक्स में हर कोई इतना लकी नहीं होता। 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा आपके पास है, पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन। अगर संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो एक आरोप जो बार बार लगता है इस सरकार पर कि इस सरकार में भारतीय संस्कृति का भगवाकरण किया जा रहा है। जो बहुधर्मीय भारत की जो छवि थी उसको भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं? देखिए, भगवाकरण, कौन लोग ये आरोप लगा रहे हैं? क्या ये भगवाकरण शब्द कहीं संवैधानिक शब्द है या किसका इजाद किया शब्द है? इसकी कोई शुरुआत है कहीं से? क्या भगवा ध्वज के प्रति या भगवा रंग, हमारे तिरंगे का रंग में भी भगवा रंग है? किस चीज का भगवाकरण? अगर किसी विचारधारा को अगर ये कहते हैं कि उसे राष्ट्र प्रेम की तरफ ले जाना, राष्ट्रीयता की तरफ ले जाना, तो मैं समझता हूं अगर इसे कोई भगवाकरण कहता है तो उसकी बहुत तुच्छ सोच है। भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है, उसकी नींवें आदि शंकराचार्य से लेकर वैदिक काल से लेकर, उसका कोई करण नहीं कर सकता। दुनिया भर के मुगल शासक आए, अंग्रेज इस देश पर राज कर कर चले गए। हर 5-10 किलोमीटर पर यहाँ वेशभूषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, धर्म जात बिरादरियों के लोग यहाँ रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर दूर तक, भारत एक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं समझता हूँ इस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। इतना मजबूत और सशक्त है भारत की घनी संस्कृति। अगर उस पर एक रंग अगर कोई चढ़ना चाहिए तो राष्ट्रीयता का, राष्ट्र प्रेम का, भारतीयता का। और अगर उस रंग को कोई भगवा कहता है तो हमें गर्व और गौरव है कि उस पर ये रंग चढ़ता रहे। महेश जी, मगर जिस तरीके से बार बार खबरें आती है, कभी केंद्र सरकार की तरफ से, कभी भाजपा शासित राज्यों में कहीं गीता पढ़ाया जाएगा, योग कराया जाएगा, गो हत्या को लेकर हिंसा की खबरें आती है, और इसको लेकर एक विवाद हुआ था इनटॉलरेंस का, आपको याद होगा। क्या आपको लगता है, पर्यटन मंत्री भी हैं आप इस देश के, इस तरह के विवादों से देश की छवि को दुनिया में धक्का लगा, आप मानते हैं? मेरा सीना और चौड़ा हो जाता और मस्तक ऊंचा हो जाता है जब गीता का पूरे विश्व में के अंदर स्वीकार्यता होती है।
193 देशों की श्रृंखला में 143 से अधिक देश, लगभग 160 देशों ने प्रधानमंत्री जी के छोटे से आह्वान पर 21 जून को योगा दिवस के रूप में स्वीकार किया। क्या ये भारत की विधाओं के प्रति, गीता आयोग जिसकी आप बात करते हैं, उसके प्रति सम्मान नहीं है? रही बात आप जिस सहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं, साहित्य के जुड़े हुए लोग साहित्य की बात करें, हम उनका सम्मान करते हैं, सर माथे पर बैठाते हैं। साहित्यकारों ने उनको सम्मान दिया था, किसी राजनीतिज्ञों ने नहीं दिया था। वो संस्था इस काल की बनी हुई नहीं है, उसके एक एक कण लोग पुरानी पिछले 10 सालों की सरकारों के बने हुए लोग हैं। और मैं समझता हूं उस सम्मान को प्रति असहिष्णुता हो गई। 2 कला साहित्यकारों की हत्या हुई राज्यों में, हमारी सरकार नहीं थी वहां। राज्य में कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हत्या किसी की भी हो, साहित्यकार की हो, कष्टदायक है, निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सहिष्णुता कहां से आ गई? और कौन लोग थे वह सहिष्णुता की आवाज उठाने वाले? और कब उठी वो आवाज? बिहार चुनाव शुरू हुआ, देश असहिष्णु हो गया, चुनाव खत्म हो गया, देश सहिष्णु हो गया। कौन चेहरे थे वो? वो चेहरे वो थे जो ये कहना चाहते थे कि गोधरा के हत्यारे प्रधानमंत्री को हम इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छाओं के खिलाफ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश की जनता ने मोदी जी में, प्रधानमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया। उनके चेहरे पर तमाचा लगा, उस कष्ट को और रूप नहीं दिखा पाए। वो राजनीतिक लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए, वैसे लोग थे। आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे सवाल, कहां गए वो चेहरे? कहां गए वो ऐसे क्षण लोग? क्या हुआ अब उनका 1 महीने का चुनाव खत्म होने के बाद? है किसी के पास कोई जवाब? वो लोग किसी ना किसी रूप के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की हाथ की कठपुतलियां बने हुए थे। महेश जी, एक आरोप ये भी लगता है इस सरकार पर भी और खासतौर पर आपके मंत्रालय में भी कि आरएसएस की पैंठ हो रही है संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे नेहरू मेमोरियल की बात हो या फिर इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर हो। जो पुराने सदस्य थे, जो कमेटियां थी, उसको भंग कर कर ऐसे लोगों को लाया गया जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, आरएसएस से मैं बाल्यकाल से जुड़ा हूं, 57 वर्ष मेरी आयु हो गई है। आरएसएस कभी राजनीति के अंदर दखलंदाजी नहीं करता, लेकिन राष्ट्र प्रेम की बात करना, जीवन जीने की पद्धति उन्होंने मुझे सिखाई है। राष्ट्र प्रेम का कहा उन्होंने मुझे सिखाया है। राष्ट्र के लिए समर्पण के भाव मुझे सिखाया है। अगर इस शब्द में कुछ गलत क्या है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हे मातृभूमि मैं तुझे और क्या दे सकता हूं, ये भाव मुझे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने सिखाया है। अगर ये बात करना गुनाह है और पाप है तो मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा होने का मुझे गर्व है और गौरव है। महेश जी, आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पदभार है और काफी गहराई से आप इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, कामकाज को देख रहे हैं। एक नए सिविल एविएशन पॉलिसी की बात की जा रही थी, किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं इस मंत्रालय के कामकाज को आप? क्योंकि 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण आम लोगों से जुड़ी हुई। एक कि जो फेयर्स हैं, जो किराया है हवाई यात्रा का, वो रेगुलेटेड नहीं है। आप देखिए, त्यौहार आते हैं या जब कोई घटना या दुर्घटना, कोई त्रासदी होती है तो किराया बढ़ा दिया जाता है, अनएक्सपेक्टेड हाइक्स कर दिए जाते हैं। और दूसरी, जो छोटे शहरों तक सिविल एविएशन को ले जाने की बात थी 1970 में, जिन शहरों में हवाई यात्रा हुआ करती थी, आज 2014 में वहाँ हवाई यात्रा नहीं हो रही है। दुनिया आगे बढ़ रही है और सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट है वो पीछे जाता जा रहा है। 125 करोड़ लोगों का देश। मैं जिस गांव में पैदा हुआ था, मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था शायद मैं कभी हवाई जहाज में बैठ भी पाऊंगा कि नहीं। और आज भी यह हालत है कि 22% की गति से हमारी सिविल एविएशन उद्योग बढ़ रहा है। 9वें स्थान पर हम विश्व में हैं। हमारा टारगेट है 3रे स्थान तक पहुंचने का अगले 7 सालों में। अगर हमें इसके लिए करना है तो देश की 480 हवाई पट्टियां हमारे पास हैं, उसमें से मात्र 82 यूज होती हैं। किस तरह से हम 50-100 और हवाई पट्टियों को, हवाई अड्डों को टायर 2 और टायर 3 के जो सिटी हैं उन तक ये पहुंचाएं, इसके लिए इस बार भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम योजना को हम लेकर आए हैं।
उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, जो कि आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। 2017 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है। बहुत लोगों का कहना है 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के तौर पर वो विधानसभा चुनाव होगा। 2014 में 73 लोकसभा सीटें आपने जीती थी। 2 साल बाद आप ये मानेंगे कि गंगा और यमुना में पानी बहुत बह चुका है और जो स्थिति भाजपा की 2014 में थी 2016 में नहीं है। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने सच पूछे तो अगर देश की सरकार बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 73 सीटों की हमारी भी अपेक्षा नहीं थी। हम लोग मान के चल रहे थे शायद 50-55 सीटें आएंगी। मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी और उनकी सरकार की नीतियों में दिया। सुशासन, भ्रष्टाचार रहित प्रबंधन। पिछले 2 वर्षों में क्या किसी एक मंत्रालय पर कहीं कोई भ्रष्टाचार का निशान लगा? अखबारों के पन्ने रचे होते थे काले कारनामों से। 3 लाख करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम में घोटाला, कोयला में घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, न जाने कितने घोटालों से विश्वास खत्म हो चुका था। आज प्रदेश में जो 2 सरकारें काम कर रही हैं, बहुजन समाजवादी मायावती जी की सरकार, उन्हें पूरा समय मिला, प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन प्रदेश को क्या दिया वो सबके सामने है। एक भ्रष्ट शासन, एक इंजीनियर, यादव सिंह जैसा इंजीनियर दिया, जो कुबेरपति और धनपति ना जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। पूरे हजारों करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार उसने किया। मायावती जी से रिश्ता कहता था वो अपने आप को। अखिलेश यादव जी की सरकार आई कि हम इसको जेल में डालेंगे, वो उनका सहयोगी बन गया। उसका जेल में डालना तो दूर, उन्होंने उसको भी पैसे कमाने का साधन बना लिया। एक इंजीनियर को पैसे खा, आज वो इंजीनियर जेल में है। बताएं अखिलेश यादव जी कि आखिरकार यादव सिंह से, जिसको तो आपने ये वादा कर आप सरकार में आए थे कि हम इसको जेल में डालेंगे, इस सरकार के, तो आपने उसको पार्टनर अपना बना लिया। आज सीबीआई इंक्वायरी हुई तो वो जेल में है। आखिरकार क्या कहना चाहते हैं आप? मायावती जी एक भ्रष्ट शासक के रूप में कहने को वो कहती है कि मैं दलित की बेटी हूं, दलितों के लिए कुछ करती तो अच्छा लगता। मूर्ति और पार्कों में पैसा खर्च, बर्बाद कर खर्च नहीं कहूंगा, इसे बर्बादी कहूंगा। दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई। यह मायावती जी का परिचय था। इस प्रदेश की जनता भूली नहीं है, अभी समय आने पर बताएगी। और अगर अखिलेश यादव जी की आप बात करें, उनकी विचारों की मैं दिक्कत समझता हूं। वो एक लाचार मुख्यमंत्री है। उनकी समस्या है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि 4 परिवार के लोग हैं। आजम खान जी हैं, कहीं अमर सिंह जी का भी नाम चल पड़ता है कि वो किसकी बात सुने और किसकी बात माने और क्या करें। उनकी मजबूरी है। और जिस सोच के साथ उस युवा चेहरे को लोगों ने बहुमत दिया था, अब प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। हर कदम गुंडा राज है। गुंडे बदमाशों के हौसले इतने हैं कि आज दिल्ली की राजधानी के करीब एक इंस्पेक्टर जब जाता है दबिश देने, उसकी हत्या कर दी जाती है। गुंडे बदमाश पुलिस के हाथों से छोड़कर भाग रहे हैं। कहीं किसी चोरी लुटैत, कहीं 1% की कोई कमी आई है? हर रोज घटनाएं आप सुनते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। महेश जी, मेरा सवाल मगर ये है कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है, खासतौर पर जो जातीय समीकरण है, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। भाजपा को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार ऐसा लगता है कि बिहार चुनावों में जहां जातीय ध्रुवीकरण हुआ था, उससे सबक लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया, एक पिछड़े को। तो आप भी कहीं बैकवर्ड कार्ड अब खेलने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखती। अगर सच पूछें तो इस आज तक देश के अंदर आजकल सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जिसे लोकतांत्रिक पार्टी कह सकते हैं। बाकी पार्टियां एक एक व्यक्ति की जेबी पार्टियां हैं, एक एक परिवार की पार्टियां बनी हुई हैं। उनसे अपेक्षा करने का देश और प्रदेश, ये धोखा देश प्रदेश नहीं खाएंगे। आज हमारे यहाँ सामूहिक चिंतन से नेता तय किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, जिसके अंदर सभी विधाओं से बैठे हुए लोग, अनुभवी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं। अगर हमारे अध्यक्ष चुनने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि हमारे यहाँ रानी के पेट से राजा नहीं निकलता। हमारे यहाँ चिंतन से, हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग बैठकर चिंतन करते हैं। और उसमें अगर श्री मौर्य जी को आज अध्यक्ष बनाया गया है, वो एक युवा हैं,
बेदाग चेहरा हैं, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं, संगठन शक्ति का उनका अनुभव है, ये सब लेकर उत्तर पिछड़ी प्रदेश जाति से ताल्लुक रखते हैं, ये नहीं सोचा गया? जाति उनकी कुछ भी हो सकती है। जाति भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी का चुनाव करते वक्त जाति व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं। जाति हमारी देश की व्यवस्थाएं हैं, हमें उनके साथ जीना है प्रस्ताव, लेकिन हम जाति व्यवस्था पर आधारित राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। महेश जी, एक बिहार चुनावों में हमने देखा, हम वहाँ चुनाव कवर करने गए थे, एक बहुत बड़ा हार का कारण भाजपा का ये था कि नीतीश कुमार के सामने कोई चेहरा नहीं था भाजपा का। क्या ये गलती यूपी में भी आप दोहराने जा रहे हैं? क्या किसी को चेहरा को आगे करके आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे जैसे बिहार में लड़े थे आप? देखिए, ये फैसले हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं करता, ये फैसले हमारे यहाँ पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, जिसके अंदर वरिष्ठ लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 साल अपने जीवन के इस पार्टी को दे दिए हैं, राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं, वो लोग बैठकर इसकी चिंता करते हैं, सही समय पर सही फैसला लिया जाए। आपका व्यक्तिगत क्या मत है कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाए या किसी चेहरे को आगे करके लड़ा जाए? मैं अभी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, राजनीति में मैं नया हूँ बहुत। मैं तो प्रधानमंत्री जी के विश्वास के कारण यहाँ हूँ, मेरी काबिलियत है या नहीं है, मेरे उस पर उन्होंने विश्वास जताया और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते, एक उनके विश्वास पात्र के नाते, अपनी बेहतरीन तक अपनी जो तब मेरे पास मेरी क्षमता है, अधिकतम क्षमता के माध्यम से मैं अपना कार्य कर रहा हूं। पार्टी किसको आगे चेहरा बनाएगी या सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, ये पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है, पार्टी अपने उचित समय पर फैसला करे। इसमें कोई व्यक्ति हमारे लिए ये फैसला नहीं करेगा कि वो किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। महेश जी, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भाजपा ने 5 चेहरे उत्तर प्रदेश में तय किए हैं और उन्हीं 5 चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। उनमें एक स्मृति ईरानी थी और एक आप भी थे। क्या आप मानते हैं कि आप भी एक दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के यूपी में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी की नीतियों पर, पार्टी की विचारधारा पर, पार्टी ने जो सुशासन और विकास जो इस प्रदेश में और देश में किया है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला हो या नेशनल हेराल्ड का मामला हो, बार बार गांधी परिवार के नाम को लाया जाता है, उनको आरोपों के घेरे में लाया जाता है। कहीं ना कहीं बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाती है कांग्रेस आप पर। ये कांग्रेस अपना काम कर रही है, जो वो कर रहे हैं। जब किसी आदमी को आप भ्रष्ट घोषित कर देंगे, आप कह देंगे आपने चोरी की, आपने रिश्वत ली, भ्रष्ट, तो वो क्या कहेगा मैंने ली? या तो कांग्रेस में इतना मजबूत दिल हो, कहां कहें हमने ली। अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो आरोप लगाएंगे हम पर। लेकिन इसकी शुरुआत अगर मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूं तो शुरुआत किसने की? इटली की कोर्ट ने दोषी ठहराया उन लोगों को, वहां से बात शुरू हुई। भारत सरकार ने शुरुआत नहीं करी इसकी। इस विषय पर उनको दंडित किया और इटली की सरकार ने, इटली की सरकार तो सोनिया जी के परिवार की लोग हैं वहां, तो मैं समझता हूं इसमें भारतीय सरकार का क्या योगदान था। महेश जी, आपने ईटीवी से बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।